हेलो दोस्तों, मैं हूं हाशिम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल इडियट चैनल। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे 12वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस आर सब्जेक्ट में। ये आपका जो है फर्स्ट चैप्टर यानी फर्स्ट किताब का फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि हम आपको बात किए थे कि 12वीं क्लास में दो किताब होते हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो दो किताब में जो पहला किताब आपको दिखाए थे उस किताब में पहला चैप्टर जो है, इस चैप्टर के बारे में हम आज बात करेंगे, जिसको हम बोल सकते हैं शीत दो जो युद्ध का दौर। ठीक है, या तो आपके पास अगर सिलेबस की जानकारी नहीं है या आपके पास ये जानकारी नहीं है कि कौन कौन सा किताब है आपके बुक में या 12वीं क्लास में और उनके क्या क्या चैप्टर हैं, वो आपको जानकारी लेना है, तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारा लिंक दिया गया है। उस लिंक में आपको बताया गया है कि चैप्टर का नाम क्या है, क्या क्या अध्याय है, चैप्टर क्या क्या है और बुक कौन कौन सा है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन से वो चैप्टर का नाम लिख लेंगे। दूसरी बात है कि हम कुछ दिनों से लगातार कुछ वीडियो जो है रिकॉर्डेड वीडियो आपको देते हैं और वो आपका बहुत जाने माने आदमी है, ऐसे नहीं हैं, वो लोग बहुत विद्वान है अपने अपने फील्ड में और वो सभी कोई प्रोफेसर है, सभी का पीएचडी तक किया हुआ है। उन सारे आदमियों का जब आप वीडियो आपको दिखा रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि वो लोग जो है थोड़ा सा लैंग्वेज के ऊपर ध्यान रखते हैं, क्योंकि लैंग्वेज जो है थोड़ा सा कठिन हिंदी में बोलते हैं, सख्त हिंदी में बोलते हैं। और हालांकि वो सब वीडियो जो है गवर्नमेंट वीडियो है, यानी गवर्नमेंट वीडियो जो है यानी गवर्नमेंट ही वो लोग वो सब वीडियो शूट किए हैं और यूट्यूब की तरफ से वो हम प्रीमियम लेके पैसा खर्च करके उनका ऑथोराइज लेने के बाद हम वो वीडियो रिकॉर्ड करके आपको डाल रहे हैं। तो उन सब वीडियो को चैप्टर वाइज 15 मिनट 20 मिनट करके टाइम का ये है, ड्यूरेशन है। उन सब वीडियो को देख लीजिएगा, देखने के बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको ईजी रहेगा। अब मेनली बात है कि हम लोग जानते हैं कि नवंबर और दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्ज़ाम लिया जाएगा, और जो अप्रैल में और मार्च में एग्ज़ाम लिया जाएगा वो भी अक्सर अभी तक जो पता चल रहा है वो आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया जाएगा। तो इस साल जो है हर चैप्टर में यानी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको देखते हुए हम हर चैप्टर का लेक्चर सीरीज तो आपको अपलोड कर दिए हैं, ऑल टोटल एक बुक का लोड हो चुका है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को जाकर देख लीजिएगा। और हर चैप्टर का हम चैप्टर वाइज जो है आपको कुछ टाइपिंग हम आपको यहाँ पे नोट्स दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, इनको भी प्रैक्टिस कीजिए। और फिर एग्ज़ाम के पहले हम पूरा किताब का एक सेट बनाएंगे मॉडल सेट की तरह, उनमें आपको दे देंगे लगभग 150-200 क्वेश्चन बना के, उनमें ही आपका आएगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको ये हो पाएगा। दूसरी बात है कि जब तक आप लेक्चर सीरीज़ को नहीं देखिएगा, और लेक्चर सीरीज देखते समय आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना होगा, उनमें जो जो बात बोलेंगे, जो जो बात वहाँ पे स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, उन बात को वीडियो को पॉज करके आपको लिखना होगा और थोड़ा बहुत सोच समझ के पढ़ना होगा। यानी एक चैप्टर एक ही बार में पढ़े, दूसरा चैप्टर दूसरा टाइम में पढ़े या दूसरा दिन देखे। तो इस तरह करके आप देखेंगे तो हम उम्मीद करेंगे कि आपका सोशल साइंस जो है अच्छी तरह से आपको समझ में आएंगे, चैप्टर का किताब का भी नॉलेज होगा, साथ ही साथ एग्ज़ाम में भी आपका अच्छा मार्क्स आएगा। तो चलिए खैर जो भी हम यहाँ पे हम देखेंगे, अब क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। यह पहला क्वेश्चन है, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई, यानी किस देश के प्रभुत्व से। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि अमेरिका के प्रभुत्व से यहाँ पे ये हुआ, एक ध्रुवीयता हुआ। क्योंकि हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो लड़ाई चल रहा था रूसी संघ यानी सोवियत संघ जिसको कहते हैं, एसएसआर कहा जाता है, अमेरिका को यूएसए कहा जाता है। हालांकि जिस स्टूडेंट ने ये शीत युद्धों का दौर पढ़ चुका है उनको ये पता होगा, शीत युद्ध जो हुआ था वो दोनों देशों के बीच चल रहा था, सोवियत संघ और अमेरिका। ठीक है, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच अंदर, मतलब जिसको हम बोलते हैं खुले, ये लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, अपने आप थोड़ा सा आपको ऊंचा या दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये लोग आपस में लड़ रहे थे। और ये छुप छुप के, कोई सेना लेकर नहीं, कोई बम बारूद लेकर नहीं, इस तरह का था। तो उसी को हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। जो भी है खैर वो सब हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि वो लेक्चर सीरीज में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो किस देश के प्रभुत्व के कारण एक ध्रुवीयता कायम हुए, तो ये अमेरिका हम लोग लिखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में कौन सा यहाँ पे बात सही है। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति, सुरक्षा एवं सहयोग के संयुक्त राष्ट्रों का गठन, ये बात सही है। क्योंकि जब पहला विश्व युद्ध या दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उनमें
अमेरिका को संयुक्त संघ इसीलिए बनाया गया था कि वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति ये कायम करे। ठीक है, आने वाली पीढ़ी को युद्ध की विभाजिका से बचे, आने वाले युग जो है उसमें युद्ध ना करना पड़े, देश के बीच युद्ध ना हो। उसके बाद राष्ट्रीयों की संप्रभुता की रक्षा करे, यानी राष्ट्रीय जो है हर राष्ट्रों का एक एक संप्रभुता होते हैं, उनके अपना रक्षा करना होगा। तो तीनों बात यहाँ पे सही है, तो इसलिए यहाँ इसका आंसर जो जाएगा उपयुक्त तो सभी में जाएगा, डी में जाएगा। उसके बाद हेलसिंकी भावना का संबंध कि निम्नलिखित में से किससे है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका परमाणु सुरक्षा से या तनाव शैलथी से या यूरोपीय देशों के आर्थिक विकास से, उपरोक्त सभी। कौन जाएगा यहाँ पे जाएगा बी नंबर सही आंसर। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे, गुट निरपेक्ष की नीति किस महादेश के मूल्य के लोगों के नव जागरण के परिणाम था। गुट निरपेक्ष का अर्थ होते हैं क्योंकि जब सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच आपसी जब झगड़ा चल रहे थे, युद्ध चल रहे थे, जिसको हम लोग शीत युद्ध कहते हैं, तो उनमें से एक गुट बना था जो जिसमें भारत का ही ज़्यादातर उसमें भूमिका थे और एशिया महादेश के ज़्यादातर वो सब देश थे कि उन लोग दोनों गुटों में से किसी में शामिल नहीं हुए थे। तो इन गुटों को हम बोलते हैं गुट निरपेक्ष। तो इसका जो है किस महादेश का मूल्य था, तो हम लोग जानते हैं कि एशिया महादेश का ज़्यादातर इसमें भाग थे। एशिया महादेश ने ही इसके ऊपर ज़्यादातर साथ दिया था कि हम लोग किसी गुट के साथ शामिल नहीं होंगे, ना अमेरिका के साथ जाएंगे ना सोवियत संघ के साथ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किसके प्रयास से गुट निरपेक्ष की नीति अस्तित्व में आई, तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, जमाल अब्दुल नासिर, उसके बाद जो भी है यहाँ पे सभी लोग ये थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो था हमारा भारत से था, हाँ, जमाल अब्दुल नासिर था, उसके बाद मार्शल बीटो, ये सब सभी कोई थे। नेहरू और नारिस एवं बीटो के द्वारा बताए गए गुट निरपेक्षा के आधार में निम्नलिखित में से कौन सही है, यानी बीटो के आधार पर यहाँ पे गुट निरपेक्षा कौन सही है, तो यहाँ पे सभी सही होंगे, सब उपयुक्त सही। राष्ट्र द्वारा एक स्वतंत्र नीति चलाना, सदस्य राष्ट्रों द्वारा उपनिवेशवाद का विरोध करना, सदस्य राष्ट्रों द्वारा किसी सैनिक गुट से अलग होना, उपयुक्त सभी। उसके बाद हम देखेंगे अगला, गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक निम्न में से कौन सी है, तो शीत युद्ध दौर के समय ही गुट निरपेक्षता हुआ था। सैनिक युद्धों से अलग रहना, यानी जो सैनिक युद्ध चल रहे थे सोवियत संघ और यूनाइटेड अमेरिका जो है उनके से अलग रहना। उसके बाद राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व की इच्छा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी का आंसर जो है राइट आंसर जाएगा। अगला हम देखेंगे, अमेरिका ने 1970 तक किस समाजवादी देश को संयुक्त राष्ट्रों का सदस्य नहीं बनने दिया, यानी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो चीन को, साम्यवादी चीन को साम्यवादी देश के संयुक्त राष्ट्रों का सदस्य नहीं बनने दिया था। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे निम्न में शीत युद्धों का सबसे बड़ा प्रतीक कौन था, सबसे बड़ा प्रतीक कौन था यहाँ पे। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना, एक दीवार खड़ा किया गया था जो काफ़ी लंबा था, उसको बाद में फिर तोड़ दिया गया था, तो उसी दीवार को हम लोग बोल सकते हैं कि शीत युद्धों का बड़ा सा प्रतीक था कि ये दीवार किस लिए खड़ा किया जा रहा है, काफ़ी जो है लंबा था और काफ़ी उसको मजबूती से बनाया जा रहा था। उसके बाद हम देखेंगे कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। यहाँ पे हालांकि आपको सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब जानेंगे कि 1914 से 1918 तक, यहाँ पर अगर 18 हो जाएगा तो ये पहला विश्व युद्ध चला था। दूसरा विश्व युद्ध जो चला था आपका 1939 से 1945 तक चला था, जब 45 में जापान के 2 शहर में जब परमाणु बम गिरा दिया गया था, युद्ध खत्म हो गया था। ठीक है, तो ये आपका ये बी जो है राइट आंसर इसका जाएगा। ठीक है, 1949 से 1945 तक। और पहला विश्व युद्ध अगर पूछेगा तो आप 1914 से 1918 तक, यहाँ पे 19 की जगह 18 होगा क्योंकि ये तो आपका क्वेश्चन का आंसर था ही नहीं, इसलिए ये ऑप्शन में 18 नहीं दिया गया है। फिर आपको जानकारी के लिए हम बता दिए इसको। ठीक है, अब देखेंगे क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। क्यूबा मिसाइल संकट, इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये क्यूबा जो है मिसाइल संकट, ये 1962 में हुआ था। जब शीत युद्धों का दौर चल रहा था तो लग रहा था कि आप जो है परमाणु बम एक दूसरे के ऊपर गिरा देगा, अब दुनिया जो है तबाह हो जाएंगी।
एकदम ऐसा सिचुएशन खड़ा हो गया था, क्योंकि अमेरिका के नीचे एक छोटा सा देश है जिसको हम लोग क्यूबा बोलते हैं, और उस क्यूबा देश जो था वो सोवियत संघ के साथ सपोर्टेड था, यानी सोवियत संघ के साथ वो था। ठीक है, अब सोवियत संघ को डर था या क्यूबा को डर था कि अमेरिका उसको परमाणु बम या कोई भी उसमें आक्रमण करके उसको उसमें फेवर में कर लेगा। तो उस समय क्यूबा का जो राष्ट्रपति था वो राष्ट्रपति सोवियत संघ को बताया कि हमको जो है थोड़ा सा सुरक्षा दीजिए या हमको अमेरिका से बचाइए। तब क्या 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 था, क्यूबा में परमाणु बम का मिसाइल जो है खड़ा कर दिया गया था। अब अमेरिका को 3 सप्ताह के बाद पता चला, तो वहीं से शुरू होता है क्यूबा मिसाइल संकट, उसी समय को बोला जाता है या उसी दौर को बोला जाता है। ठीक है, तो अमेरिका जब 3 सप्ताह बाद आया तो फिर अमेरिका ने धमकी दे दिया सोवियत रूस को कि आप वहाँ अगर आएंगे तो हम परमाणु बम गिरा देंगे, क्योंकि समुद्र से होकर उसको आना था। तो वहीं से अब सोवियत संघ भी डर गया कि वो अगर हम जाएंगे तो परमाणु बम हमके ऊपर ही गिरेगा, क्योंकि दोनों देशों के पास परमाणु शक्ति थे। तो इसीलिए वो संकट, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि थैंक गॉड्स परमाणु बम गिरते गिरते हम लोग बच गए हैं। तो अगर परमाणु बम गिरना शुरू हो जाता तो दुनिया क्या हो जाते, तबाह हो जाते। तो उसी संकट को हम बोलेंगे क्यूबा मिसाइल संकट। तो उस समय जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था, यहाँ पे यही चीज़ है, तो जॉन एन एफ कैनेडी जो थी। शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है, यानी शीत युद्ध जो है कब से शुरुआत उसको माना जाएंगे, तो 1945 के बाद, यानी दूसरा जो विश्व युद्ध था उसके खत्म होने के बाद 2 देश उभर के आए। एक आए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दूसरा आए सोवियत संघ। ठीक है, इन दोनों देशों के पास आर्थिक स्थिति भी काफ़ी अच्छा था और दोनों देशों के पास परमाणु भी हथियार थे, और दोनों देश एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश करने लगा। दोनों देश अपने अपने गुट बनाने के होड़ में लगे हुए। तो उसी समय के बाद से ही इसको माना जाता है कि शीत युद्ध का कर, और ये ख़त्म हुआ था कब तो फिर ये आपका 1990 तक हम इसको बोल सकते हैं। 1990 के दशक में जाकर वो ख़त्म हो गया, 1990 में, क्योंकि जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका का हमला हो गया, जब लादेन को लेकर और सद्दाम हुसैन को लेकर, तब जाकर ये शीत युद्ध को ख़त्म माना जाता है। ठीक है, अब हम जाएंगे कौन से 2 गुटों के बीच शीत युद्ध चला। तो कौन सा गुट यहाँ पे होगा, तो फ्रांस और जर्मनी तो नहीं होंगे, भारत और चीन के बीच तो नहीं है, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, तो ये आपका हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये जैसे हम कहानी बोलते गए तो उससे आपको पता चला कि 2 देशों के बीच चल रहा था। तो इसी तरह लेक्चर सीरीज जब आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ होगा। लेक्चर सीरीज जो लोग वीडियो में बोल रहे हैं, जिन लोग का रिकॉर्डेड वीडियो है, वो अपना फील्ड में काफ़ी माहिर है और उन लोगों का काफ़ी नॉलेज है। अगर आप यूट्यूब की तरफ से कोई दूसरी जगह से देखेंगे तो यूट्यूब में तो बहुत ऐसे आदमी वीडियो बनाते हैं कि जिनका नॉलेज भी उसके ऊपर प्रॉपर नहीं होते, उनका भी वीडियो चलता है। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट रखेंगे कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा वीडियो का लिंक दिया गया है, कम से कम एक बार करके आप ट्राई कर लीजिएगा। जब आदमी को पता चलेगा कि हाँ किस टाइप का आदमी है, कैसे बोल रहे हैं, और उन लोग का व्याख्यान विधि है, इसलिए थोड़ा सा शब्दों का जो है मर्यादा रखते हैं, और सरकारी वो लोग सब कोई आदमी हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो सब थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल में बोलते हैं। तो उसको जब तक आप ध्यान लगाकर नहीं सुनेंगे, पेपर और कॉपी और पेन लेकर जब तक नहीं बैठेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी युद्धों के प्रमुख कारण रहे। ठीक है, तो ये तो हम बता चुके कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सैनिक मतभेद, उसके बाद था विजित प्रदेश में आधारित, ये सब था। तो यहाँ पे हम लोग उपयुक्त सभी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब शुरू हुई, यानी कब ये शुरू हुआ, तो 1917 से ही शुरू हुआ था सोवियत संघ में साम्यवादी। ठीक है, साम्यवादी का अर्थ होता है कि समाज के ऊपर सब कुछ सरकारी व्यवस्था में करना चाहते थे, और अमेरिका का सोच था उसका जो थोड़ा अलग था, सब चीज़ को प्राइवेट करना चाहता था। तो इस तरह का दोनों का सोच पे थोड़ा मतलब लॉजिकल डिफरेंट बोल सकते हैं, या आइडियोलॉजिकल डिफरेंट की वजह से ही ज़्यादातर शीत युद्ध का दौर खड़ा हुआ था। तो लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है, तो हम लोग जानेंगे कि सोवियत संघ की सेना को लाल सेना के नाम से जाना जाता था। उसके बाद हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया था, तो हम लोग जानेंगे कि 1945 में, लेकिन हिरोशिमा में आपका जो है 6 अगस्त को और नागासाकी में 9 अगस्त को गिराया गया था।
इस डेट को भी याद रख लीजिए, 6 अगस्त और 9 अगस्त। वीडियो लेक्चर से अगर देखेंगे तो आपको ये तुरंत पता हो जाएगा। 15 मिनट का ही वीडियो है, लेकिन जितना क्वेश्चन हम आपको बताते जा रहे हैं सभी क्वेश्चन का ऑलरेडी वहीं से आपको हिस्ट्री की तरह वो समझ के, कहानी की तरह समझ के ही आपको याद हो जाएगा। मार्शल योजना किसको कहा जाता है, कब शुरू हुआ था? तो मार्शल योजना जो शुरू हुआ था वो आपका 1948 में, यानी दूसरा विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद अमेरिका ने ये किया था मार्शल योजना। क्योंकि अमेरिका के फेवर में कोई भी देश नहीं जाता अगर मार्शल योजना शुरू नहीं करते। तो जो युद्ध में क्षति हुए थे उनके लिए बजट लाए गए थे और उसी बजट को, उसी योजना को बोला जाता है मार्शल योजना। सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकाबंदी नाकेबंदी कब गई? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1948 में किया गया था। नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो जो संस्था है इसका स्थापना कब हुए थे? तो 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। अब देखेंगे नाटो के स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? नाटो जो था उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? नाटो संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकने के लिए, पश्चिमी यूरोप में जो भी सोवियत के प्रभाव हो रहा था उसको रोकने के लिए अमेरिका ने इस संस्था को गठन किया था, नाटो का। ठीक है, अमेरिका थोड़ा सा अलग चाल चलते हैं हमेशा। वो अपने जब नहीं रोक पाते हैं तो दूसरों को मदद से वो रोकते हैं। अपने जब वो देखा कि सोवियत संघ को वो नहीं रोक पा रहे तो एक अलग से संगठन बना दिया और उसमें कुछ सुझाव दिया कि हाँ आप लोग एक संगठन बनाइए, ये आप लोग का जिम्मेवारी होगा, ये आप लोग कीजिएगा। तो इस तरह करके नाटो का एक संगठन बनाया था। फिर हम नाटो का डिस्कस भी कर चुके हैं, आगे भी ये नाटो का हम डिस्कस करेंगे। नाटो के संस्थापना के समय कितने सदस्य देशों में हस्ताक्षर किया था, यानी कितना देश उस समय शामिल हुए थे नाटो की स्थापना के समय? तो 20 देश शामिल हुआ था। उसके बाद चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? चीन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, यानी अमेरिका के साथ कब गए? तो 1971 में, 1970 के बाद। ठीक है, 1971 में गया था। यानी जिस टाइम हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद किए थे उस समय लगा था कि नहीं अब अमेरिका के साथ हमको जाना चाहिए, तो इसलिए वो गया था। क्योंकि उस समय हम लोग अमेरिका के साथ नहीं थे, हम लोग सोवियत संघ के साथ थोड़ा सा हम लोग के साथ दिया था, अमेरिका पाकिस्तान के साथ दिए थे। तो ये था कुछ कहानी, इसलिए चीन हमेशा हम लोग के खिलाफ, यानी इंडिया के खिलाफ ही जाते हैं। अमेरिका में वाटर गेट कांड की घटना कब हुई? वाटर गेट कांड की घटना का बात यहाँ पे है तो 1974 का बात करेंगे। 1974 में हुआ था। प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1973 में। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? अब तो उस समय हम लोग जान गए थे कि अमेरिका प्रधानमंत्री कौन था, अब सोवियत संघ। एक ही चीज़ है दोनों में। अब थोड़ा सा अगर एक ही साथ में पढ़ लेंगे वीडियो लेक्चर के तो ये सब क्वेश्चन जो है बहुत इजी हो जाएगा। क्यूबा मिसाइल संकट के साथ सोवियत के प्रधानमंत्री जो थे वो आपका निकिता सुचेखोव था। मार्शल योजना क्या थी? तो मार्शल योजना के बारे में हम बात कर चुके हैं कि यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिका की सहायता। यूरोपीय जितने भी देश हैं सोवियत संघ के साथ चले जाने वाले थे अगर अमेरिका ये चाल नहीं करता या मार्शल योजना नहीं लाती। तो यूरोपीय में देशों में जितने भी युद्ध के दौरान क्षति हुए थे वो अमेरिका सब वहन किए थे, यानी पुनर्निर्माण के हेतु वो सहायता दिए थे। और उसी योजना को हम लोग मार्शल योजना कहते हैं। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद 1948 से ही शुरू हुआ था। नाटो 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसको अगर हम लोग अंग्रेजी में देखेंगे तो एन से नॉर्थ होगा, ए से अल्टांटिक होगा, टी से ट्राइटरी और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो यहीं से ख़त्म होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो में 28 क्वेश्चन हम बताए एक चैप्टर में। इसी तरह दूसरा चैप्टर में फिर 18, 15, 20 गो ही बताएंगे। तीसरा चैप्टर में भी इसी तरह हर चैप्टर में लगभग 15 से कम नहीं और 30 से 32 से ऊपर नहीं बताएंगे। तो इस तरह हर चैप्टर में अगर बताते जाएं, 9 चैप्टर मान के चलिए तो 3 9 7 यानी 277 के आसपास आपको लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। 277 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक किताब के लिए काफ़ी है। साथ ही साथ जब हम आपको फुल फाइनल बताते जाएंगे तो उस टाइम भी आपसे हम पूरा ये आपको टाइपिंग फेज में ही, जिस तरह ये टाइपिंग फेज है इसी तरह हम आपको भी देंगे। तो जिस स्टूडेंट को इसका PDF लेना है, हर साल हम PDF प्रोवाइड करते हैं, अगले साल भी किए थे, तो इस साल भी उसी तरह फ़ी रहेगा 500 रुपया।
500 रुपया में आपको हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का, आर्ट्स के लिए जितने भी चैप्टर होंगे, यानी आर्ट्स के स्टूडेंट के 12 क्लास आर के पेमेंट क्या हो, स्टूडेंट को एक अलग से ग्रुप में हम बना लेंगे, उसमें अलग ग्रुप में उसको शामिल कर देंगे। हर चीज़ का नोट्स PDF फॉर्मेट में आपको भेजते जाएंगे और अभी से लेकर एग्ज़ाम तक लास्ट तक आपको केवल 500 रुपये में ही वो ज्वाइन कर दिया जाएगा। दोबारा किसी चार्ज नहीं लगेंगे। कोई अगर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में थे, ये किए थे, पैसा पे किए थे, लगता है कि उसको उतना फैसिलिटी नहीं मिले थे, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आपको दोबारा पैसा नहीं पे करना होगा। सिर्फ आपको पहले वाला अगर रिसीविंग है तो आपको दिखाना होगा, या आपके नाम मेरे पास अगर रजिस्टर्ड होगा, लिखा होगा, या कहीं पे ऑपरेटर के पास होगा तो वो फिर आपको ऐड कर लिया जाएगा। अगर आपको लगेगा, हम लोग को लगेगा कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, तो उसके लिए आपको नहीं अलाउ किया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो स्टूडेंट अभी पे कर देंगे उसको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि अभी से लेकर एग्ज़ाम तक हेल्प होता जाएगा। क्योंकि जब फिर बाद में बहुत सारे स्टूडेंट ऐड होते जाते हैं तो फिर उसको क्या करते हैं, बाद में सब कुछ नहीं दे पाते। जो पहले दे देते हैं वो फिर बाद में खोजना, उसको फिर वो चीज़ देना थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल होते हैं, लेकिन हालांकि हम लोग देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिसको विश्वास होगा, जिसको ये उम्मीद है, जो हमें जानते हैं, जो इस चैनल को जानते हैं, वही पेड कीजिए। अगर नहीं तो आपको अगर शक हो रहा है तो आप कॉल वॉल मत कीजिए। ठीक है, पेड करने के लिए आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मेरे पास आप पहुंच सकते हैं। वहाँ पे आप कमेंट कीजिएगा कि सर हमको पैसा पे करना है, फिर आपको जो है अकाउंट नंबर डिटेल्स दिया जाएगा, उसमें आप पैसा पे करेंगे, फिर वो रिसीविंग देखा जाएगा। अगर लगेगा कि ये रिसीविंग सही है तो फिर आपको पैसा पे आपका जो है सारा कुछ ऐड करके आपको नोट्स दिया जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।